अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरत काज। आज हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट जो आई है पिछले साल की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। वैसे तो ये हर साल रिपोर्ट आती है, लेकिन इस साल की जो रिपोर्ट है उसमें सोशल मीडिया पे और मीडिया पे तो तूफान मचाती है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो परसेप्शन इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो 16 पॉइंट्स से गिरी है। ये मेरे ख्याल से पिछले 5-6 सालों में इतनी तेजी से रैंकिंग हमारी नहीं गिरी। 2-3 होते रहते थे ऊपर नीचे, लेकिन अभी 16 पॉइंट से हमारी रैंकिंग पाकिस्तान की कम हुई है। तो इसमें क्या, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है और बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और क्या ये इस हुकूमत के आने के बाद करप्शन में इतना इजाफा हुआ है? रीमा, इस रिपोर्ट में है एग्जैक्टली क्या चीज? अच्छा बेनजीर, पहले तो रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। मैं तो हुकूमत का जो रिस्पांस आ रहा है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है। जब भी ऐसा कुछ आता है, वैसा तो आई हैव टू से हुकूमत के ऊपर बहुत बुरा टाइम है। पिछला एक हफ्ता बहुत मुश्किल उनके लिए गुजरा है। इमरान खान साहब का जो आप टेलीथॉन ले लें, बेनजीर वैसे आपने उसमें कॉल नहीं किया इस बार, करना था आपने, प्लान तो था आपका। बताया ही नहीं किसी ने मुझे, और संडे भूल गई आपने बेनजीर। किया था। संडे के दिन अच्छा, तो टेलीथॉन था, उसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उन पे। उन्होंने जिस तरह की बात की ऑपोजिशन के बारे में, घटिया लोगों के बारे में, अपने आप को खतरनाक दिखाने के बारे में, फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अफगानिस्तान वाली जो ट्वीट थी, फिर शहजाद अकबर साहब हैं, उनकी रेजिग्नेशन, और अब ये तो पूरा जो अकाउंटेबिलिटी का हुकूमत का नैरेटिव है उस पे, खुर्शीद शाह की बेल और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, तो एक के बाद एक उनके अकाउंटेबिलिटी नैरेटिव पे धचका लग रहा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, ऑफ कोर्स पॉइंट्स तो मेरा ख्याल है 3 पॉइंट्स में ही कमी आई है, लेकिन जो ड्रॉप है वो बहुत सिग्निफिकेंट है रैंकिंग में ओवरऑल। तो हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इनकंसिस्टेंट, जैसे हमेशा होता है। पिछले साल भी जब रैंकिंग में पाकिस्तान गिरा, तो वजीर आजम साहब ने पहले ना, ये बहुत एक मीडिया पे बात की जा रही थी पिछले साल की रिपोर्ट के बारे में कि ये मेथडोलॉजी दिखाती है ये तो नून लीग की करप्शन है जिसपे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जज किया है, असेस किया है। तो वजीर आजम साहब ने बहुत फख्र के साथ कहा कि उर्दू में तर्जुमा करके आप ऑपोजिशन को दें, फिर इन्हें समझ आएगी ये तो असल में उनकी करप्शन दिखा रही है। फिर शायद किसी ने एक्चुअली क्लोजली डिटेल में पढ़ा होगा और उन्होंने कहा नहीं, इसमें ज्यादातर तो पीटीआई हुकूमत की ही बात है। फिर अगले दिन उन्होंने मौक़िफ़ अपना बिल्कुल बदल दिया और उन्होंने कहा मैंने तो अभी तक पढ़ी ही नहीं है रिपोर्ट। अभी भी हम यही देख रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऑफिशियल्स जो हैं वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं, उन पे सवालात हैं, तो वो एक तरह से इंटेग्रिटी उनकी और इस रिपोर्ट की को चैलेंज कर रहे हैं। फिर फवाद चौधरी साहब है, वो कह रहे हैं नहीं ये तो रूल ऑफ लॉ पे है, ये तो करप्शन पे है ही नहीं। फिर हम देख रहे हैं और लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं, जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी जो करप्शन है, क्योंकि उन्होंने इतनी करप्शन की अब वो कानून से भाग रहे हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को कम स्कोर दिया है। तो हुकूमत के जो इतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, आपस में तो बैठ के बात करिए कि उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन जिनके बारे में शहबाज गिल साहब ट्वीट हाँ, उनकी बात ये 2019 में वजीर आजम से भी मिले थे और उन्होंने ट्वीट की है। अच्छा। और वजीर आजम के साथ तस्वीर है, तो तब शहबाज गिल साहब ने क्यों नहीं उनको बताया कि ये तो इनके खिलाफ तो 2011 का एक स्कैंडल है। बहुत ही कोई सेंस नहीं है। और दूसरा वो कौन सा, देखें 8 रिपोर्ट्स पे को कंबाइन करके ये एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपना परसेप्शन करप्शन का जो है उसका इंडेक्स बनाता है। अब जो यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कोई भी ऑफिशियल, वो 8 रिपोर्ट्स तो वो नहीं बनाते ना, वो तो पता नहीं कहाँ, कुछ स्वीडन में है, कुछ स्विट्जरलैंड में है, कुछ कहीं और है। उन सबको मिला के अब ये तो पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी होगी, आई हैव टू से, कि यहाँ बैठा एक ऑफिशियल जो है वो इस पूरी रैंकिंग को जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है नवाज शरीफ के कहने पे। और मतलब कोई सेंस तो उसका भी होना चाहिए। वैसे यूरोपियन यूनियन इसको ऑडिट भी करती है अपेरेंटली, ये सारे रिपोर्ट्स को देखकर, और उसके बाद जो है तो फिर ये साजिश में तो फिर यूरोपियन यूनियन भी मुलव्विस हुआ हाँ, है। सब है। वही तो मैं अगर कह रही ऐसे हूँ, ग्लोबल लेवल की मेगा बहुत बड़ी साजिश है जो शहबाज गिल साहब शरीफ फैमिली के जो ग्लोबल रीच है ना, वो उसके बारे में भी बहुत बहुत वो करना चाहिए। अच्छा बेनजीर, ये रीमा ने बात की 8 सोर्सेज की, क्योंकि वैसे तो 13 होते हैं, पाकिस्तान के लिए 8 सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें से जो 3 ने, रीमा ने भी उसका हवाला दिया कि 3 ने पाकिस्तान को इस साल डाउनग्रेड किया है। एक तो जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसने पिछले साल
37 पॉइंट्स दिए थे आउट ऑफ 100। इस साल जो है बहुत जो मेजर डिप आया है उन्होंने 20 दिए, यानी कि 20 आउट ऑफ 100। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एग्जेक्टिव ओपिनियन सर्वे जो उनका आता है, तो उसमें पिछले साल की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर हम 43 पे थे, इस साल हम उसमें 41 पे हैं। और फिर आखिरी जिसमें जो तीसरा है जिसने हमें डाउनग्रेड किया वो है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम 22वें नंबर से 20वें नंबर पे इस साल आए हैं। तो वैसे तो खैर हैरतकुन बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब वजीर आजम इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो वो इसकी रिपोर्ट को कोट करते थकते ना थे। आप उनके जितने पुराने क्लिप सोशल मीडिया पे तो सब चल रहे हैं, 2004 में हो गया, 2010 में हो गया, 2012 में हो गया। मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को ज्यादा जो मशहूर किया है और वो तो वजीर आज़म इमरान खान साहब भी एज ऑपोजिशन में जब वो थे तब उन्होंने किया है। तो अब लेकिन हुकूमत में आके फिर शायद उनको ये रिपोर्ट सब पसंद नहीं आ रही उनकी पार्टी को, क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए मैमल, कुछ गुड रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ बैड रिपोर्ट्स होती हैं, आपको डिफरेंट पता है इन चीजों के बारे में। देखिए अब क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पहले भी हमने इस औरत काट पे बात की है और हर साल ये रिपोर्ट आती है, तो ये लोगों को याद दिलाना भी बहुत जरूरी है कि ये रिपोर्ट है क्या। ये रिपोर्ट, अच्छा इसमें थोड़ी सी क्योंकि इसको बड़ा सीरियस भी लिया जाता है, बहुत से एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में जो उसको इतना सीरियस नहीं लेते इस रिपोर्ट को, क्योंकि वो कहते हैं ये एक इतनी अच्छी असेसमेंट नहीं है करप्शन की कि एक मुल्क में कितनी करप्शन है। इसकी एक वजह ये है कि सबसे पहले तो ये एक परसेप्शन इंडेक्स है, ये आपको बताता है कि एक मुल्क के बारे में तासुर क्या है कि वहां पे कितनी करप्शन है, ये नहीं बताता कि असल में वहां पे कितनी करप्शन है, और तासुर गलत भी हो सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक तासुर है हुकूमत में, या एक परसेप्शन बनाई गई है हुकूमत में कि पिछली हुकूमत जो थी वो बहुत करप्ट थी और अब इस वक्त कोई करप्शन नहीं है, तो तासुर गलत भी हो सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी से फर्क भी हो सकते हैं। एक और चीज जो इस रिपोर्ट की लिमिटेशन है वो ये है कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में जो करप्शन है या परसेप्शन है करप्शन का, सिर्फ वो देखती है। प्राइवेट सेक्टर में जो करप्शन होती है उसको नहीं, उसको जांचती नहीं है, उसको जज या उसको असेस नहीं करती है, और वो भी बड़ा अहम होता है क्योंकि कोई भी सरमायाकार या इन्वेस्टर एक मुल्क में जब आता है तो वो दोनों चीजें देखना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर कैसे चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी कैसे चल रहा है। एक तीसरी चीज इसके बारे में ये है कि करप्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स, और हम भी इस पर काफी बात कर चुके हैं, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स की एक चीज होती है। जरूरी नहीं है पूरे मुल्क का एक ही करप्शन का स्कोर हो, कुछ इदारों में ज्यादा करप्शन होती है एक ही मुल्क में, कुछ इदारों में कम होती है, कुछ शहरों में ज्यादा करप्शन होती है, कुछ शहरों में कम होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक इतनी अच्छी असेसमेंट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आए उठा के उसको कूड़े में फेंक दे। ये जरूरी इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये आपको बताता है कि लोगों की राय क्या है एक मुल्क के बारे में। और जैसे आपने भी रीमा बात की ह्यूमन राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जब आप ये चीजें देखते हैं कि जिन ममालिक के बारे में राय ये है कि यहाँ पे करप्शन कम है, उन ममालिक में कॉमन क्या है, उनमें कॉमन ये है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, और सबसे अहम चीज वहाँ पे, और जो इस रिपोर्ट में बार बार बात की गई है, वो वहाँ पे इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बहुत जरूरी है, और मीडिया का तो बहुत ही अहम किरदार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर रिपोर्ट में ये लिखती है कि मीडिया के बगैर आप अकाउंटेबिलिटी, करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें हैं, देखना बहुत जरूरी है जब भी आप ये रिपोर्ट पढ़ रहे हो कि इसकी कुछ चीजें हैं जिसको पे गौर करना चाहिए, कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा आप इतना सीरियस ना लें। लेकिन जैसे आपने मैमल कहा कि क्योंकि वजीर आजम इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे उसको बड़ा सीरियस लेते थे रिपोर्ट को, तो इसलिए हम भी सीरियस लेते हैं इस रिपोर्ट को। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस हफ्ते में, और वो रीमा शायद इसके ऊपर इस रिपोर्ट के अंदर जो आप कही थी कि जो इंडेक्सेस और वो जो चीजें सॉरी जो इस्तेमाल की गई हैं। अच्छा हाँ, मेरा ख्याल है एक बहुत अहम लिंक जो है, जो पाकिस्तान की 8 रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान की मेथोडोलॉजी में आती हैं, उसमें एक लिंक है डेमोक्रेसी और करप्शन परसेप्शन का। मेरा ख्याल है ये बहुत अहम है, और अगर पीटीआई ने कुछ लेना है इस रिपोर्ट से, कुछ सबक सीखना है, वो ये है। क्योंकि जो महमल आप इकोनॉमिस्ट की बात कर रही थी,
उनकी जो रिस्क वाली है उस पर तो हम बात नहीं करते, उसके लिए मैं बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो वो रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन उनका जो आप वैसे देखें, वो कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत जो है वो मिलिट्री के टैसिट अप्रूवल के साथ काम कर रही है, और उन्हें ये लगता है कि ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी। तो उन्होंने क्या बताया कि हाइब्रिड रिजीम्स जो होती हैं उनमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, उसकी वजह से आपका एक परसेप्शन बनता है कि यहाँ पे शायद इन्वेस्ट करना रिस्की होगा या यहाँ पे करप्शन है। इन्होंने ये लिंक बनाया। फिर ये जो वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी वाली रिपोर्ट है जिसका महमल ने जिक्र किया, उसके अंदर भी पाकिस्तान को पिछले साल कहा गया कि ये एक डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी है। मतलब ये एक बहुत, भारत भी और पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी, तो उसका भी एक बहुत गहरा ताल्लुक है करप्शन की परसेप्शन का, क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ ट्रांसपेरेंसी जुड़ी है। अगर आपकी इस तरह शेडी काफ्काएस्क सा मॉडल होगा हुकूमत का, तो उसके साथ ओपेसिटी, एक सीक्रेसी जुड़ी है जो एक करप्शन परसेप्शन को बढ़ाता है। और शहजाद अकबर साहब की हम बात कर रहे थे, आप देखिए उन्होंने मलिक रियाज साहब की यूके में जो एक सेटलमेंट हुई थी उसमें उन्होंने क्या रोल प्ले किया, और वो अभी भी कोशिश की जा रही है उसको खुफिया रखें कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मलिक रियाज साहब की प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, उनके लेकिन मामलात करप्शन के यूके में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये डॉन में नजीहा की रिपोर्ट थी, बहुत आपको हैरान कर देगी किस किस तरह की चीजें यहाँ होती हैं, और उसमें शहजाद अकबर साहब का रोल बहुत वाजे है कि उन्होंने किस तरह फैसिलिटेट किया मलिक रियाज साहब को और उनकी करप्शन को। फिर आप देखिए शहजाद अकबर की बात करते थे, उनकी लेगेसी क्या है। शायद मेरी नजर में इस तरह की बातें हैं। ऐड करूं कि उस रिपोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी, डॉन की जो रिपोर्ट थी, कि शहजाद अकबर साहब ने कैबिनेट की मीटिंग में लाके एक एनवेलप रखा और उन्होंने कहा कि ये आपने अप्रूव करना है, तो जिसमें शीरी मजारी साहिबा ने कहा जब हम पढ़ नहीं सकते, उन्होंने कहा आपने खोलना नहीं है, बस अप्रूव करना है। उन्होंने कहा जब हम खोल ही नहीं, पढ़ नहीं सकते, तो हम इसको अप्रूव कैसे करेंगे? तो इस तरह ये सीक्रेट बैलेटिंग हो रही थी जो अजीब सा है कि कोई खोल नहीं सकता, देखे क्या है। हाँ, देखिए हम हंस रहे हैं, लेकिन जब भी आप अकाउंटेबिलिटी की, करप्शन की बात करते हैं, तो ये है मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंडेक्स जो भी कहे, ये वो चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, जो आपको दिखाती हैं कि इस हुकूमत का अकाउंटेबिलिटी का दावा कितना खोखला है। अच्छा, ये एक चीज थी, लेकिन हम शहजाद अकबर साहब जो कि एक फेस थे अकाउंटेबिलिटी का, करप्शन की तो बात नहीं हो सकती उनकी लेगेसी के बारे में बात ना किए बगैर। उनका दूसरा एक बहुत अहम जो रोल रहा है वो जस्टिस काजी फायज ईसा केस में रहा है। जो रेफरेंस उनके खिलाफ बनाया गया उसमें एसेट रिकवरी यूनिट का रोल था, और सुप्रीम कोर्ट में तो ये कहा गया कि हमें एसेट रिकवरी यूनिट की डिटेल्स में, लीगल जो उसकी हैसियत है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इस केस के लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि ये जो एसेट रिकवरी यूनिट है इसकी लीगल फाउंडेशन ही गलत है, और ये जो है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और जो शहजाद अकबर साहब और दीगर ऑफिशियल्स का रोल था उस पूरी रेफरेंस में, उन्होंने कहा इसके ऊपर उनके खिलाफ क्रिमिनल और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बनती हैं। ये माइनॉरिटी ओपिनियन में थे जस्टिस शाह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी माइनॉरिटी ओपिनियन भी बहुत वैल्यू रखती है। फिर तीसरा इनका जो ब्रॉडशीट का मामला था, आप लोगों ने देखी होंगी तस्वीर और इंटरव्यूज और वो सारे, जो कावे मूसवी वाला, उसमें इनका क्या अभी भी दोबारा ट्वीट किए इनके जाने पे। हाँ, उसने किए ट्वीट, और उनका क्या कि वो क्या कह रहे थे कि शहजाद अकबर साहब का क्या रोल है सेटलमेंट में ब्रॉडशीट के साथ, और वो क्या करना चाह रहे हैं, किसकी इनरिचमेंट करना चाह रहे हैं। ये ऑफ कोर्स एलिगेशंस है, लेकिन ये एलिगेशंस एक ऐसे शख्स पे जिसकी जिम्मेदारी ही अकाउंटेबिलिटी है, बहुत बड़ी बात है। और चौथा मेरा ख्याल है बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट की, पिछले साल लंदन में जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने शरीफ फैमिली के कुछ अकाउंट्स जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान एसेट रिकवरी यूनिट के कहने पे या उनके असिस्टेंस पे, हमें नहीं मालूम, उन्होंने वो फ्रीज किए। एलिगेशन की उनमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। पिछले साल उन्होंने कहा हमने कई महीने, मेरे ख्याल 2 साल के करीब उन्हें फ्रीज किए रखा है, हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, हम उन्हें अनफ्रीज कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। वो थे तो सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स, लेकिन उनके साथ उसका ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस का भी था। तो
ये एक के बाद एक धचका है, सवालात हैं जो शहजाद अकबर साहब की लेगेसी, एसेट रिकवरी यूनिट, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी ड्राइव की मेरा ख्याल है ऊपर उठते हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे। लेकिन आपका क्या ख्याल है पॉलिटिकल रिपरकशंस से क्या होगा? मैं इसमें लेगेसी में एक और चीज ऐड करूं, मेरे ख्याल से जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है ना, वो अभी इस वक्त लुटी डाल रहा होगा, क्योंकि वो उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया था कि इनकी वजह से जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ वो जो शुगर का पूरा स्कैंडल था, जो केस था, वो कहते थे, वो तो ये कहते थे जो उनके करीब थे कि शहजाद अकबर साहब और असद उमर साहब ने मिलके वो केस बनाया था। तो ये भी उनकी एक लेगेसी का हिस्सा था। आप कुछ कह रही थी? देखिए बात रीमा, आपने और बेनजी दोनों ने बात की कि शहजाद अकबर साहब जो थे वो एक्चुअली फेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ड्राइव, जो पीटीआई का पूरा नैरेटिव, उनकी जो पूरी बात है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि उनके इस्तीफे की पहले से ही खबरें आना शुरू हो गई थी, जिसको डिनाई किया गया कि जी एक चैनल के ऊपर, समा के ऊपर गालिबन रिपोर्ट थी कि वो वजीर आजम साहब इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है, लेकिन फिर उस चीज को डिनाई किया गया। उसके बाद जो है हमने देखा कि इवन नून लीग के कुछ अराकीन जो हैं वो पिछले एक हफ्ते से कई प्रोग्राम्स के ऊपर ये बात कर चुके कि सबसे पहले जो है वो शहजाद अकबर का इस्तीफा आएगा। और फिर जब इस्तीफे के बाद हमने देखा कि ऑपोजिशन ने इस तरह की भी बातें करनी शुरू कर दी कि ये उन लोगों में से हैं हुआ जंपिंग शिप, यानी कि छोड़ के जो जा रहे हैं पहलों में से, सबसे पहलों में से होंगे। लेकिन खैर अभी तक तो जो है वो यही कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि, और खुद शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कि वो पीटीआई के मेंबर ही रहेंगे, वो पीटीआई को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, और कोर कमेटी के जो है वो मेंबर हैं भी। तो ये जो चीजें हैं, लेट्स सी कि क्या ये वाकई आने वाले दिनों की तरफ इशारा करता है, हवा का रुख जिसको हम अक्सर कहते हैं, ये उसका इशारा करता है, या फिर ये उनकी कारकर्दगी से वजीर आजम साहब खफा थे? क्योंकि जिस तरह आपने रीमा उनकी पूरी लेगेसी गिनवाई, उसके अंदर हमें कोई खास ऐसी चीज तो नहीं कि जिसके ऊपर पीटीआई उसकी ओनरशिप ले सके कि बहुत कुछ बड़ी उन्होंने कहा अहम चीज की है। देखिए आखिर में बस मैं ये कहूंगी कि शहजाद अकबर के साहब के बारे में ये भी तासुब था कि वो पीटीआई के कम करीब हैं और कुछ ताकतवर हलकों के ज्यादा करीब हैं। तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या, क्योंकि आजकल वजीर आजम और पीटीआई जो है वो एक मैसेज भी भेज रही है, एस्टेब्लिशमेंट को भी एक बार बार मैसेज भेजा जा रहा है, तो क्या ये भी इस्तीफा लेना भी एक मैसेज है ताकतवर हलकों के लिए? ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। कुछ इस पे भी बात हो रही है कि उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जाएगी और एसेट रिकवरी यूनिट को अभी भी चलाया जाएगा, और जैसे आपने रीमा कहा कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, हमें ये भी नहीं पता। ये क्या काम करती है, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि शहजाद अकबर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और जब आके बात करते थे तो वो नैब के केसेस के बारे में बात करते थे, और नैब के अफसरान से जब मैंने एक दो दफा बात की तो वो कहते थे कि हमारा केस है, हम आके बात करें, शहजाद अकबर साहब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे केसेस के ऊपर। खैर, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको पता हो कि हमारी अगली वीडियो कब अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का।